प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य के विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो मूल रूप से समाज कार्य का संबंध समाज में व्याप्त समस्याओं से भी है। और जब कभी समाज में समस्याएं खड़ी होती हैं तो समाज कार्यकर्ता हमेशा ये चाहता है कि उन समस्याओं को कैसे कम किया जाए या उन समस्याओं से कैसे समाज के लोगों को छुटकारा दिलाया जाए। इसलिए समाज कार्य के अंतर्गत जब विद्यार्थी समाज कार्य की शिक्षा और प्रशिक्षण लेता है तो उसे दोनों प्रकार से ज्ञान से जोड़ा जाता है। एक ज्ञान जिसे हम सैद्धांतिक ज्ञान या थ्योरेटिकल नॉलेज कहते हैं और दूसरा एप्लाइड या व्यवहारिक नॉलेज या ज्ञान कहते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान के अंतर्गत समाज कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी यह सीखता है कि समाज में जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के पीछे क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से कारणों का विशेष योगदान है उस समस्या को विकसित करने में। उन कारणों को जानना, ज्ञान को बढ़ाना समाज कार्यकर्ता का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, लेकिन साथ में उसका दूसरा परिप्रेक्ष्य भी है और वो दूसरा परिप्रेक्ष्य है व्यावहारिक ज्ञान। जब वो ज्ञान प्राप्त करता है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में तो अपने उस ज्ञान को व्यवहार में उपयोग में लाता है। और उपयोग में लाने का तात्पर्य यह है कि समाज में जिस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, जिन परिवारों में इन समस्याओं से उनको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन समस्याओं से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, कैसे उन समस्याओं को कम किया जाए। तो यह कम करने का मूल कारण, मूल जो भाव है वो कारणों में छिपा हुआ है, क्योंकि हर समस्या के पीछे कारण है और जब कारण सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर हम प्राप्त कर लेंगे तो उन कारणों को दूर करने का प्रयास करें तो समस्याओं से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा या समस्याएं कम हो जाएंगी। जब समाज में समस्याएं होती हैं तो समाज कार्यकर्ता उस समस्या से जुड़े हुए वर्ग, परिवार, समुदाय या समाज से जुड़ता है और जुड़कर एक निश्चित परिप्रेक्ष्य में उन समस्याओं को समझना, उन समस्याओं से छुटकारा दिलाना, उन समस्याओं से उनको बचाने का प्रयास करता है। उसी विषय से संबंधित जो आज हमारा टॉपिक है वह है सामाजिक समस्याओं पर समाज कार्य प्रतिक्रिया, अर्थात सोशल वर्क रेस्पॉन्स टू सोशल प्रॉब्लम। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले सामाजिक समस्या को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात समाज कार्य की जो प्रक्रिया है उसके निराकरण के लिए, उसे दूर करने के लिए उसके निश्चित चरणों पर ध्यान देंगे और उन समस्याओं के कारणों को समझने के साथ साथ समस्याओं के निराकरण के लिए जो कार्य किया जाता है उनके चरणों में 5 चरण प्रमुख हैं जिनकी चर्चा भी करेंगे। कि पहले समस्या की पहचान करना, अर्थात समस्या किस प्रकार की है और किन किन लोगों को वो प्रभावित कर रही है। फिर समस्या का आकलन एवं लक्ष्य का निर्धारण कि किस तरह से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें जिससे समस्या कम की जा सके। फिर समस्या के प्रति कार्य योजना अर्थात प्लानिंग करें और उन समस्याओं को कम करने में किस तरह की भूमिका हो सकती है इस पर भी ध्यान दिया जाता है, वह भी एक महत्वपूर्ण चरण है। और फिर समस्या के प्रति कार्य योजना को लागू करना, जो भी योजना बनाएं उन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, तो उन योजनाओं के तहत किस प्रकार से समस्याओं से मुक्त किया जाए परिवार को, समुदाय को या समाज को। और उसके पश्चात उन चरणों का समापन, अर्थात किस तरह से हम उसको समाप्त करें, क्योंकि समापन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चरण है। जब कभी हम साक्षात्कार में भी जाते हैं तो साक्षात्कारकर्ता को ये बताया जाता है कि समापन जो है वो बहुत नाजुक स्तर है। अगर हम उस पर बहुत ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि आपका तो कार्य पूरा हो गया, लेकिन आने वाले कल में अगर कोई और साक्षात्कारकर्ता उसके पास जाएगा तो वह यह समझेगा कि यह वैसा ही व्यक्ति है जैसा पहले था। इसलिए अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है कि आने वाले कल में दूसरे व्यक्तियों को वह सहयोग नहीं करे। इसलिए समापन भी बहुत मधुर वातावरण में होना चाहिए। और उसके पश्चात सामाजिक कार्य प्रक्रिया का मूल्यांकन,
जब तक हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे और फीडबैक नहीं लेंगे, अर्थात प्रतिपुष्टि नहीं करेंगे, तो हम किस प्रकार से समझें कि यह कार्य हमारा सफल हुआ है या नहीं हुआ है, या किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई हैं, तो ताकि आगे आने वाले समय में हम फीडबैक के द्वारा, प्रतिपुष्टि के द्वारा उसे दूर करने का प्रयास भी कर सकते हैं। जब हम समस्याओं की बात करते हैं तो हर समाज में कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके परिणाम हानिकारक हो सकते हैं और ये समाज को प्रभावित भी करती हैं। ये समाज के सामान्य कामकाज में कई बार बाधाएं डालती हैं। ऐसी हानिकारक परिस्थितियों को सामाजिक समस्याएं कहते हैं। ये समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि प्रत्येक समाज के कुछ निश्चित मानदंड और मूल्य होते हैं। ये इसलिए विकसित किए जाते हैं कि जिससे लोगों के स्वच्छंद व्यवहार पर अंकुश लगाया जा सके। जब इन मानदंडों और मूल्यों का उल्लंघन किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक समस्याओं के कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो आज हर समाज में लगभग हमें कुछ अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आज मादक द्रव्य व्यसन, जिसे हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं, मद्यपान, एल्कोहलिज्म, आतंकवाद, टेररिज्म, यूथ अनरेस्ट, युवा अशांति, किशोर अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, करप्शन, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, क्राइम, अपराध, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, जातिवाद इत्यादि ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो लगभग सभी समाजों में किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देती है। ये हो सकता है कि कुछ समाजों में समस्याएं कम हों तो कुछ समाज में समस्याएं अधिक हों, लेकिन समाज कोई भी ऐसा नहीं है जो समस्याओं से मुक्त है। और ये समस्याएं इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि समाज हमेशा कुछ निश्चित नियम बनाता है, और वो नियम इसलिए बनाता ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति उन नियमों के तहत, जिन्हें हम वैल्यूज़, पैटर्न, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस इत्यादि कहते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी इन मूल्यों का, इन मानदंडों का उल्लंघन करता है और उसी के परिणाम स्वरूप समाज में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुछ व्यक्ति सामाजिक रूप से समस्याग्रस्त स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है और इन स्थितियों पर नियंत्रण पाना किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के बस की बात भी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी पूरे समाज की है। सामाजिक समस्याओं को सामाजिक आदर्श का विचलन माना जाता है जो सामूहिक प्रयत्न से ही ठीक हो सकता है। इस परिभाषा के दो तत्व महत्वपूर्ण हैं। एक स्थिति जो आदर्श कम है, यानी कि जो अवांछनीय और असाधारण है, और दूसरा जो सामूहिक प्रयत्न से ठीक हो सकती है। यद्यपि इसका निर्धारण करना सरल नहीं है कि कौन सी स्थिति आदर्श है और कौन सी नहीं, और ऐसा कोई मापदंड भी नहीं है जिससे इसको जांचने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। फिर भी यह स्पष्ट है कि सामाजिक आदर्श कोई मनमाना विचार या मत नहीं है, और सामाजिक समस्या शब्द उसी विषय में उपयोग लिया जाता है जिससे सामाजिक आचार शास्त्र और समाज प्रतिकूल मानते हैं। यानी वे सारे व्यवहार जो समाज के नियमों के प्रतिकूल हैं उसे हम विचलन कहते हैं, उसे डेविएशन कहते हैं, और कई बार हम कहते हैं विचलन अंततोगत्वा समस्या को जन्म देता है। डेविएशन अल्टीमेटली लीड्स टू प्रॉब्लम। सामाजिक कार्यकर्ता, जिसकी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है समाज की समस्याओं को समझने के लिए और समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को उनके रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में मदद करके व्यक्तियों, समूहों और समुदायों की सेवा करता है। जिसकी सेवा करता उसे हम सेवार्थी कहते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज कार्य का विशेषज्ञ है, क्योंकि उसे प्रशिक्षण प्राप्त है और उसी प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त उन लोगों को जिनको सेवा की आवश्यकता है, समस्याओं को दूर करने की जिनकी आवश्यकता है, उन्हें वो सेवा प्रदान करते हैं। नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता
डायग्नोस्टिक सोशल वर्कर, जिन्हें सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री हासिल करनी होगी और राज्य लाइसेंस प्राप्त करना होगा, मानसिक बीमारी, व्यवहार संबंधी मुद्दों और भावनात्मक समस्याओं का निदान, जिससे कि वह उपचार भी कर सके। अर्थात डायग्नोस्टिक एक ऐसा ज्ञान है जिसमें हम उस समस्या के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। और जैसे हम अस्पताल में भी जाते हैं जब बीमार होने पर, तो डॉक्टर तुरंत दवाई नहीं लिखता है, वो यह पता लगाने का प्रयास करता है कि बीमारी का कारण क्या है। ये नैदानिक परिप्रेक्ष्य है, डायग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव है, और जब उसे पता लग जाए कि बीमारी का कारण ये है तो उसका उपचार आसानी से हो जाए। ठीक वही कार्य समाज कार्यकर्ता का भी है कि वह समाज में समस्याओं के कारणों को जानने के लिए प्रयास करता है, और जब जानने का प्रयास करने के बाद उसे जानकारी हासिल हो जाती है तो उन समस्याओं को दूर करने में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करता है जिससे समस्याएं सीमित हो जाएं या खत्म हो जाएं। ये सामाजिक कार्यकर्ता के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, जैसे सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों और समूहों की पहचान करना, यानी कहाँ कहाँ किन किन व्यक्तियों को, किन किन समूहों में, किन किन समुदायों में, किन किन समाजों में किस प्रकार की समस्याएं लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर ग्राहकों अर्थात जो सेवार्थी हैं की ज़रूरतों, उनको किस तरह की ज़रूरत है, परिस्थितियों और सहायता प्रणालियों का आकलन करना। इसके साथ ही प्राप्त करने योग्य कार्रवाई, योग्य लक्ष्य और उन्हें पूरा करने की योजना निर्धारित करने के लिए ग्राहकों के साथ काम करना, उन लोगों के साथ काम करना जो इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो इन समस्याओं से जुड़े हुए हैं, और उन समस्याओं के पीछे क्या कारण है उसको जानकर लक्ष्य निर्धारित करना, ताकि उस लक्ष्य के अनुरूप आचरण करते हुए समस्याओं को दूर किया जा सके। दुर्व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य, आपात स्थिति या आघात से जुड़े संकटों में हस्तक्षेप करना, सेवार्थी रिकॉर्ड, केस फाइलें और कागजी कार्रवाई बनाए रखें, सेवार्थी की स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य सहायता जैसे सामुदायिक संसाधनों से जोड़ें, सेवार्थी को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों और सेवाओं को विकसित और मजबूत करें। यदि कोई लाइसेंस प्राप्त नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता है तो मनोचिकित्सा सेवाएं प्रदान करें। अगर उसके पास इस तरह का भी योग्य प्रशिक्षण है तो वह मनोचिकित्सा जैसा कार्य भी करने में सक्षम है। सामाजिक कार्यकर्ता इन सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं और कई अलग अलग संदर्भों में और भी अधिक कर्तव्य निभाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है जहां सामाजिक कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। मूल रूप से सेवार्थी जिनको सेवा की आवश्यकता है और समाज कार्यकर्ता जो सेवा देने के लिए प्रशिक्षित है, इन दोनों के बीच संबंध अगर सकारात्मक हैं तो दोनों अपनी अपनी भूमिका का सही तरह से निर्वहन करते हुए समाज में व्याप्त समस्याओं को दूर कर सकते हैं। समाज कार्य प्रक्रिया जब की जाती है तो उसके कुछ निश्चित चरण हैं। उन चरणों के सहारे हम समस्या को समझ सकते हैं, समस्या के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, उसके लिए योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। ये सारे ऐसे चरण हैं जिन पर अगर हम चलकर समस्या को दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समाज कार्य अभ्यास के द्वारा व्यक्तियों, समूहों अथवा समुदायों को सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करने के लिए सेवार्थी के साथ मुख्य रूप से 5 चरणों में कार्य करना पड़ता है। समाज कार्य अभ्यास प्रक्रिया के चरणों का संक्षिप्त में विवरण अगर है तो उसमें सबसे पहला है समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। समस्या किस प्रकार की है, समस्या का आकलन एवं लक्ष्य का निर्धारण करना, एसेसिंग द प्रॉब्लम एंड डिटरमाइनिंग द गोल। समस्या के प्रति कार्य योजना का विकास करना, डेवलप ए प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। समस्या के प्रति कार्य योजना को लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। एंड लास्ट इज समापन या एंडिंग। तो जब हम सबसे पहले समस्या के चरणों की
या उस समस्या को दूर करने के लिए चरणों की बात करते हैं, तो पहला कार्य समाज कार्यकर्ता यह करेगा कि उस समस्या की पहचान करे। समस्या किस प्रकार की है, किन किन लोगों को प्रभावित कर रही है। समाज कार्य अभ्यास प्रक्रिया का पहला चरण उस समस्या की पहचान करना है जिसके संबंध में समाज कार्यकर्ता को जानकारी प्राप्त करनी है। यह उसका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है। समाज कार्यकर्ता हस्तक्षेप कर समस्याओं को पहचान करने एवं उसे सही रूप में परिभाषित करने में सेवार्थी की सहायता करता है। समाज कार्यकर्ता की भूमिका स्पष्ट रूप से समस्या को गत्यात्मकता, समस्या का प्रारंभ एवं अंत के विषय में जानकारी प्राप्त करने में तार्किक दृष्टिकोण, लॉजिकल एटीट्यूड्स को अपनाना है। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या पर पूर्ण विचार कर अपने को उस समस्या पर गंभीरता से एवं पूर्ण समर्पण के साथ सेवार्थी की सहायता करने को तैयार करना है। यानी वो अपने आप को तैयार करे कि मुझे सेवार्थी को सेवा देनी है और उस समस्या से उसे छुटकारा दिलाना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज कार्यकर्ता को उस व्यक्ति या समाज की समस्या के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त होगी तथा उससे उसे सेवार्थी को सही परिप्रेक्ष्य में समस्या के समाधान के लिए उचित मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। जब तक उसे समस्या के बारे में गहराई से जानकारी नहीं होगी तब तक वह सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर सकता उसे दूर करने का, छुटकारा दिलाने का या उस समस्या से उन लोगों को जो पीड़ित हैं उन्हें उससे बचाव करने का। इसी तरह से जब समस्या को गहराई से समझ लें तो जो सैद्धांतिक ज्ञान उसे प्राप्त करना था उसने प्राप्त कर लिया। अब वह आकलन करे और लक्ष्य का निर्धारण करे। तो समस्या का आकलन एवं लक्ष्य का निर्धारण करना भी एक महत्वपूर्ण चरण है उस प्रक्रिया का जिसमें समाज कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहा है। समाज कार्य अभ्यास प्रक्रिया का दूसरा चरण आकलन एवं लक्ष्य का निर्धारण करना है। इस चरण में कार्यकर्ता सेवार्थी को सहायता प्रदान करता है जिससे कि वह लक्ष्यों या उद्देश्यों को निश्चित कर सके, जो कि एक मुश्किल कार्य है। कार्यकर्ता सेवार्थी की सहायता के लिए सेवार्थी की आवश्यकता का आकलन करता है और किस प्रकार से समस्या को जाना जा सकता है इसका प्रयास करता है। लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारित करते समय कार्यकर्ता को निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, यह आश्वस्त करना कि कार्यकर्ता तथा सेवार्थी हस्तक्षेप के लिए सहमत हैं। दोनों के बीच अगर सहमति नहीं होगी तो न तो समाज कार्यकर्ता सेवा दे पाएगा और न सेवार्थी उससे सेवा ले पाएगा। सेवार्थी को अवसर प्रदान करना जिससे कि वह अपनी समस्या को संबोधित कर सके, न वो अपनी समस्या को बता सके कि मुझे किस प्रकार की समस्या है। फिर उपचार की उपयुक्त नीतियों के चयन के अवसर प्रदान करना अथवा आधार प्रदान करना। उस समस्या को समझने के बाद ही वह निर्धारित करेगा कि मुझे कौन सी नीति अपनानी है, किस तरह से उस समस्या को दूर करने के लिए किस तरह का क्रियान्वयन करना है। फिर हस्तक्षेप की प्रगति तथा सत्र के लिए सेवार्थी को सहायता प्रदान करना और प्रभावी हस्तक्षेप की माप करके उद्देश्यों को निर्धारित। ये सारे कार्य सामाजिक कार्यकर्ता को करने होते हैं उस सेवार्थी के साथ जुड़कर जिससे सेवा चाहिए, जो समाज या व्यक्ति या परिवार या समुदाय समस्या से जूझ रहे हैं। उन परिवार, व्यक्ति या समाज या समुदाय के लोगों के बीच हस्तक्षेप करके उसे समझने का प्रयास करें। जब वो प्रयास कर लेता है तो उसके बाद समस्या के प्रति कार्य योजना का विकास करें। अब कार्य योजना किस तरह की होनी चाहिए, इसे हम कई बार कहते हैं ये व्यू रचना है, जिसे स्ट्रेटेजी कहते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कई बार निर्धारित करते हैं स्ट्रेटेजी। जैसे फुटबॉल का मैच हो या क्रिकेट का मैच हो तो उसमें कैप्टन इस बात का निर्धारण करता है कि हमें जीत कैसे हासिल करनी है। ठीक उसी प्रकार समाज कार्यकर्ता भी उसी तरह की स्ट्रेटेजी या व्यू रचना बनाता है जिससे कि वह अपने लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर सेवार्थी को सेवा देकर उस समाज में या उस व्यक्ति को या उस समुदाय में समस्या को दूर करने में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके। समाज कार्य की
प्रक्रिया का अगला चरण कार्य योजना का विकास करना है। जब एक बार लक्ष्यों की स्पष्ट रूप से पहचान कर लेता है तो उसके बाद समाज कार्यकर्ता कार्य योजना के विकास के लिए सेवार्थी की सहायता करता है। समाज कार्यकर्ता की भूमिका परिवर्तन और क्रिया के लिए इस तरह की रणनीतियां विकसित कर और उसे लागू करता है जिससे समाज कार्यकर्ता प्रत्येक रूप से सहायता देने अथवा सलाह के लिए समर्थ हो सकता है। यदि वह सामान्य कार्यकर्ता है तो विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य किसी विशेषज्ञ से मदद ले सकता है जिसमें सेवार्थी की मंजूरी आवश्यक होती है। यह योजना इस प्रकार की होती है जिसमें प्रत्येक कार्य स्पष्ट एवं विशेष होता है, जिसका पालन कार्यकर्ता एवं सेवार्थी दोनों द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाता है। प्रत्येक कार्य पूर्व में किए गए प्रयासों से संबंधित होता है तथा अपने साथ निर्धारित विशेषताओं एवं उद्देश्यों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो जब सेवार्थी सेवा लेने के लिए तैयार है और समाज कार्यकर्ता सेवा देने को तैयार है तो वह किस तरह की भूमिका का निर्वहन करेगा, किस तरह की प्रक्रिया का निर्माण करेगा, किस तरह से वह अपनी सेवाओं से सेवार्थी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगा, यह सब इस चरण के अंतर्गत निर्धारण किया जाता है। अगर वो सामान्य कार्यकर्ता जिसको कोई विशेष चिकित्सीय ज्ञान नहीं है, मेडिकल उसको नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों की सेवाएं भी ले सकता है जिनको इस प्रकार का ज्ञान है। तो सभी प्रकार से वह प्रयास करके सेवार्थी को लाभ पहुंचाने का अगर प्रयास करता है, दृढ़ संकल्प करता है, तो यह उसकी सकारात्मक भूमिका है जो समस्या के निराकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कर सकती है। फिर समस्या के प्रति कार्य योजना को लागू करना। अभी तो हमने कार्य योजना बनाई, अब उस कार्य योजना को लागू करना है। समस्या के समाधान के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कार्य योजना तभी क्रियान्वित करेगा जब सेवार्थी तैयार हो, क्योंकि वह अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहता है। कार्य योजना को क्रियान्वित करते समय दोनों कार्य की प्रगति का अनुसरण करते हैं। कोई भी क्रिया उस समय तक क्रियान्वित नहीं की जाएगी जब तक दोनों के बीच सहमति न बने। इसलिए जब समाज कार्यकर्ता सेवा देने के लिए किसी क्रिया को निर्धारित करता है, किसी योजना को बनाता है, तो उस योजना को स्वीकार करना भी आवश्यक है और ये स्वीकार सेवार्थी करेगा। जब दोनों के बीच स्वीकृति हो गई कि वह जिस प्रकार की कार्य योजना बनाएगा उसी कार्य योजना के अनुरूप वह कार्य करेगा, तो दोनों में सहमति होगी, तभी उसका क्रियान्वयन, उस कार्य योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से हो सकता है। जब उसका किस तरह की प्रगति हो रही है, किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, ताकि उसे पता चल सके कि यह कार्य योजना ठीक से काम कर रही है या नहीं। साथ ही यह मूल्यांकन का एक हिस्सा है जो साक्ष्यों पर आधारित है। निगरानी के माध्यम से कार्यकर्ता और सेवार्थी लक्ष्य आधारित प्रगति का आकलन कर सकते हैं। सेवार्थी और कार्यकर्ता को हस्तक्षेप की प्रभावशीलता, प्रगति या प्रगति की कमी जानने, प्रक्रिया में सुधार या ताकत की पहचान करने और नई रणनीतियों को विकसित करते समय बाधाओं को दूर करने का अधिकार भी देता है। यह बदलाव के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रति सेवार्थी अर्थात ग्राहक की सकारात्मक राय का भी पता लगाता है। अर्थात जब वो किसी कार्य योजना को बनाता है तो समय समय पर उस कार्य योजना की प्रगति भी देखेगा। सेवार्थी भी देखेगा कि जो इसने कार्य योजना बनाई है उससे मुझे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और वही कार्य समाज कार्यकर्ता भी करेगा कि जिस तरह से कार्य योजना का वो क्रियान्वयन कर रहा है, उस क्रियान्वयन के प्रतिफल के रूप में उसे वो सब चीज़ें प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही तो समय के साथ दूसरी कार्य योजना बनाकर उसे लागू किया जाए। इसके लिए भी सहमति आवश्यक है ताकि सेवार्थी को ये लगे कि नई कार्य योजना के माध्यम से उसे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सकारात्मक योगदान उसका
स्वीकृत है और उसी के आधार पर वह अपना कार्य मूर्त रूप में या अंजाम कर सकता है। तो दोनों के बीच कार्य योजना को लेकर भी प्रगति और उसका मूल्यांकन समय समय पर करना अति आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ता जब कार्य योजना को क्रियान्वित करने के संबंध में योजना बनाता है तो उसकी योजना का उसे पूरा ज्ञान और अभ्यास होना चाहिए, तभी वह उस कार्य योजना का सही क्रियान्वयन कर सकता है। समाज कार्य अभ्यास का ज्ञान एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि किस तरह से कार्य योजना बनाए ताकि किस तरह से लक्ष्य प्राप्त हो जाए और किस तरह से सेवार्थी को लाभ पहुंचाया जा सके, क्योंकि उसे सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करना पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार की समस्याओं के लिए भी समाज कार्यकर्ताओं को अलग अलग प्रकार की कार्य योजनाएं बनानी पड़ती हैं, अलग अलग रणनीतियां विकसित करनी पड़ती हैं। तो उसके पास अगर ये ज्ञान है तो वह अपने ज्ञान का सही उपयोग कर सकता है, जिसे हम व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं, व्यावहारिक उपयोग कहते हैं। जब ये सारा क्रियान्वयन करके योजना बनाकर सेवार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए उसका क्रियान्वयन करते हैं तो अंतिम चरण आता है समापन। समापन भी बहुत मधुर वातावरण में होना चाहिए। समाज कार्य अभ्यास का अंतिम चरण प्रक्रिया का पूरा होना है। सेवार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता एक कामकाजी संबंध समाप्त करते हैं। अब दोनों के बीच संबंध समाप्त हो रहे हैं क्योंकि जो कार्य योजना बनाई उसका सही क्रियान्वयन हो गया, उस क्रियान्वयन से उस समस्या को दूर करने में उनकी सकारात्मक भूमिका रही। तो इसलिए अब दोनों के बीच संबंध बन गए और बनने के बाद समस्या से छुटकारा भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब अंतिम जो चरण है कि दोनों के बीच अब संबंध समाप्त हो रहे हैं। तो जब कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों के बीच संबंध समाप्त होने की जो अंतिम कड़ी है समापन, उसको परिभाषित करते समय कौन कौन सी रणनीतियां इसे विकसित करने में मदद की है या कर सकती है। अधिकांश सेवार्थी को समाप्ति चरण पर एहसास होता है कि उन्हें किन अतिरिक्त सेवाओं और सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को सूचित करता है कि निरंतर हस्तक्षेप के लिए अन्य विकल्प क्या हैं और उचित रेफरल सेवाओं के माध्यम से भावनात्मक विकास कैसे किया जा सकता है। इसके लिए समूह चिकित्सा, व्यक्तिगत विकास निर्देशित चिकित्सा और सामान्य चिकित्सा को शामिल किया जा सकता है। तो जब सेवार्थी को लगे कि कुछ और भी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं तो उसके लिए भी वह समाज कार्यकर्ता से उन सेवाओं के बारे में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में क्रियान्वयन करने का अनुरोध भी कर सकता है कि इस प्रकार की अगर समस्याएं और आएंगी तो उसे किन विकल्पों के माध्यम से, किन रणनीतियों के माध्यम से, किन कार्य योजनाओं के माध्यम से लागू किया जा सके ताकि उसे समय रहते उन समस्याओं को दूर करने में योगदान मिल सके। तो सामाजिक कार्य प्रक्रिया में उपरोक्त चरण अपनाए जाते हैं, लेकिन कोई भी अभ्यास प्रक्रिया तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसका लगातार मूल्यांकन न किया जाए। इवैल्यूएशन और फीडबैक, जब तक फीडबैक प्राप्त नहीं होगा तब तक हमको लगेगा भी नहीं कि हमने जो कार्य किया वह सही किया या नहीं किया। और प्रदान की गई सेवाओं या सहायता के संबंध में फीडबैक न प्राप्त किया जाए तो हमें उचित जानकारी भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सामाजिक कार्य अभ्यास में मूल्यांकन और फीडबैक को अभ्यास प्रक्रिया के हर चरणों में लागू किया जाता है। सामाजिक कार्य प्रक्रिया में मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक इन सोशल वर्क प्रोसेस, किसी भी प्रक्रिया की सफलता या विफलता को मूल्यांकन और फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि के माध्यम से मापा जा सकता है। मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि के लिए मापन महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका उपयोग प्रक्रिया के हर चरण में किया जाता है। इसका लाभ यह है कि प्रत्येक चरण में किए जाने वाले कार्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करना किस हद तक संभव है और आवश्यकता अनुसार यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसे यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जा सकता है। सामाजिक कार्य प्रक्रिया में मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि की क्या भूमिका हो सकती है, इसे निम्न आधार पर समझा जा सकता है। मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि,
इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। एक व्यायाम कार्यक्रम को केवल तभी सफल माना जा सकता है जब हस्तक्षेप ग्राहक के कामकाज के स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है, जिसे अनिवार्य रूप से साक्षी अभ्यास के माध्यम से मापा जा सकता है। अर्थात अगर हमारे पास एविडेंसेस नहीं होंगे तो हम न तो मूल्यांकन कर सकेंगे और न सही उससे फीडबैक भी प्राप्त होगी। हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को फीडबैक के माध्यम से या हस्तक्षेप से पहले किए गए प्रयासों और बाद की कार्य योजना के माध्यम से प्राप्त परिणामों के साथ ग्राहक के व्यवहार में परिवर्तन की तुलना करके आसानी से मापा जा सकता है। अर्थात पहले क्या स्थिति थी और कार्य योजना बनाकर उसके बाद किस तरह का बदलाव आया, किस तरह से परिवर्तन आया, उन दोनों में क्या अंतर आया, ताकि हमको लगे कि हमने जो कार्य योजना बनाई, जो हमने रणनीति अपनाई, उससे किस तरह से लाभ पहुंचा है। हस्तक्षेप के लिए नियोजित अभ्यास, मूल्यांकन और फीडबैक आवश्यक है। इसलिए समाज कार्य अभ्यास की प्रक्रिया के हर चरण में मूल्यांकन और प्रतिक्रिया शामिल है। तो जब हम कहते हैं समाज कार्यकर्ता सेवार्थी को सेवा देने के लिए तैयार होता है, तो दोनों के बीच एक प्रकार का संबंध बनता है और उस संबंध के आधार पर ही समाज कार्यकर्ता अपनी भूमिका का निर्वहन अपने ज्ञान के आधार पर, जो प्रशिक्षण उसे प्राप्त हो, उस प्रशिक्षण के माध्यम से इस तरह की योजनाएं, इस तरह की रणनीतियां, इस तरह से लक्ष्य निर्धारित कर, इस तरह से हस्तक्षेप कर सेवार्थी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। तो सारांश हम कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य एक ऐसा पेशा है जिसे मूल रूप से कई सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए विकसित किया गया है, लेकिन यह एकमात्र सहायक पेशा नहीं है। मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान और परामर्श भी कठिनाई में लोगों के साथ काम करने वाले व्यवसायों की मदद कर रहे हैं। अंतर यह है कि सामाजिक कार्य का संबंध व्यक्ति के व्यवहार के आंतरिक पक्ष, अर्थात उसकी भावनात्मक समस्याएं और समस्या समाधान कौशल के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के बाहरी पक्ष, जिसमें पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता, पड़ोस की सुरक्षा और उसके पास रहने के लिए कितने पैसे हैं, उससे संबंधित होता है। एक तरह से समाज कार्य लोगों की समग्र दृष्टिकोण से देखता है और आंतरिक और बाहरी दोनों समस्याओं को हल करने के लिए काम करता है। इसमें हम सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हैं। यदि लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता उसकी भूख को खत्म करने के साथ साथ उसके भूख के कारणों का भी समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस तरह भोजन की तत्काल आवश्यकता पूरी हो जाती है और भोजन की बार बार आवश्यकता की संभावना कम हो सकती है। इस तरह से हम अगर प्रयास करें कि समस्या को समझकर कारणों को जानें, कारणों को दूर करने में अपनी भूमिका किस तरह की हो सकती है, इस तरह से अगर हम क्रियान्वयन करें अपनी भूमिका का, तो समाज में व्याप्त समस्याओं, समुदाय में व्याप्त समस्याओं या व्यक्ति विशेष की समस्याओं को दूर करने में अपनी भूमिका का सही परिप्रेक्ष्य में निर्वहन कर सकते हैं।